एक इमोशन है बदलाव के प्रति, एक भावना है, जन भावना है। प्रधानमंत्री हैं, मुंह है, बोलने में कोई टैक्स थोड़ी लगता है, जो मन हो सो बोलिए। अंग्रेजों के पक्के चेले हैं। अंग्रेजों ने इस देश पे डिवाइड एंड रूल करके अपना शासन चलाया है। 200 साल देश को गुलाम बना करके रखा। यही तरीका ये सीख लिए, डिवाइड एंड रूल, डाइवर्ट एंड रूल। तो अगर हम नहीं पूरा करेंगे तो फिर वही सवाल जो है जनता से पूछा जाएगा कि 10 लाख रोजगार मिला। तो प्रॉमिसिंग हम हैं, लग रहे हैं, वो प्रॉमिस को हमको डिलीवर भी करना पड़ेगा। और हमने अलायंस जो है वो सिर्फ पार्टी से तो की नहीं है, हमने मुद्दों के आधार पर अलायंस किया है। नेता का चेहरा इम्पोर्टेंट नहीं है, नीति इम्पोर्टेंट है। तो उन नीतियों के आधार पे चीज़ें लागू हों, और अगर लागू नहीं होगी, हाइपोथेटिकली आप ये सवाल पूछ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लल्लूराम.com पर। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं बिहार की एक ऐसी शख्सियत के साथ जो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। डॉक्टर कन्हैया कुमार हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आप पूरे मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, सेकेंड फेज़ का वोट है, और बेगूसराय की जो सीट है, 7 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लेफ्ट यहाँ पे बड़ी प्लेयर है। क्या कुछ लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद कि आप चल करके बिहार इलेक्शन कवर करने के लिए आए हैं। बेगूसराय का जहां तक सवाल है, ये द्वितीय चरण के अंतर्गत जो है यहाँ मतदान हो रहा है। बेगूसराय ज़िले में, बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। 7 में से 2 पे आरजेडी लड़ रही है, 1 पे कांग्रेस और 4 पे जो है वामपंथी दल लड़ रहे हैं, जिसमें से 3 पे सीपीआई और 1 पे सीपीआईएम चुनाव लड़ रही है। आप जब जनरल वोटर से बात करेंगे, आप बात किए ही होंगे, तो बदलाव के प्रति एक रुझान दिखाई देता है। इसीलिए आज जब हम मतदान करने के लिए गए थे तो हमने यही बात कहा कि हम सब हैं तैयार, बदलेंगे बिहार। तो यही इस बार का जो है नारा है। लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे कोई भी बात बढ़ा चढ़ा करके कहने की आदत नहीं है। एक इमोशन है बदलाव के प्रति, एक भावना है, जन भावना है। लेकिन पारंपरिक वोट देने का जो एक तौर तरीका है कि हर समुदाय के लोग जो हैं उनके लिए उनकी एक पसंदीदा पार्टी होती है, वो वोट पूरी तरह से टूट गया है, इसका दावा मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो फ्लोटिंग वोट होता है, हर कम्युनिटी का एक फ्लोटिंग वोट होता है, जिसका किसी के प्रति कोई अस्थाई आग्रह नहीं होता है, वातावरण के हिसाब से, अपने मुद्दों के हिसाब से, जिसमें आप कई तरह के वर्ग को शामिल कर सकते हैं, जो जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि प्रोफेशन के आधार पर, जैसे स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, या दुकानदार हैं, बाज़ार में जो है छोटे मोटे बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, ये भी एक वर्ग होता है। जो सामाजिक वर्ग नहीं है, आर्थिक वर्ग है। उसमें भी हम एक वातावरण देख रहे हैं कि बदलाव का है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ बेगूसराय में बल्कि पूरे के पूरे सभी सीटों पर जो द्वितीय चरण के अंतर्गत मतदान हो रहा है, उनका रुझान जो है वो बदलाव की तरफ है और बदलाव होगा। और जहाँ तक मेरी इस बात का कारण है कि जब आप पहले फेज के मतदान को देखेंगे तो सब कोई स्वीकार कर रहे हैं। मतलब यूँ मान लीजिए कि जो बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर हैं वो भी कह रहे हैं कि मुकाबला कड़ा है। जबकि आज से 4 महीने पहले, 2 महीने पहले, इनफैक्ट जो है 1 महीने पहले अगर आप किसी से बोलते तो कहता कि नहीं नहीं एक तरफा है, एनडीए का जो समीकरण है उसके सामने एक तरफा है, कोई मुकाबले में नहीं है। तो वो एक बात जो है टूटी है, और 10 तारीख को क्या परिणाम होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन हम समझते हैं कि एक बात को लेकर के हम लोगों को जीत मिली है, और वो बात ये है कि इस बार बिहार चुनाव का पॉलिटिकल डिस्कोर्स कम से कम हम लोगों ने बदल दिया है। जो जाति और धर्म के इर्द गिर्द रहता था वो अब रोजगार के इर्द गिर्द है, वो अब विकास के इर्द गिर्द है, वो अब किसानों के सवाल के इर्द गिर्द है, वो पलायन के मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठा रहा है। और न सिर्फ युवा वर्ग की हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम वृद्धा पेंशन को बढ़ाने की बात करते हैं तो हम बुजुर्ग वर्ग को भी अपने साथ लेने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारे संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में सभी वर्ग का जो है ध्यान रखा गया है।
और कम से कम पॉलिटिकल डिस्कोर्स के मामले में हम समझते हैं कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स जय जवान, जय किसान और जय संविधान के दायरे में है। पिछली बार हमने देखा था कि आखिरी टाइम पे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और नए नैरेटिव देते हैं और वो काम कर जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि लोग भारत माता की जय बोलें, और वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। यानी जो कल तक ये कह रहे थे कि दो दो युवराज हैं, उत्तर प्रदेश में उनको हराया, यहाँ भी दो युवराज हैं, एक जंगल राज के युवराज हैं, आज वो उससे आगे बढ़ गए। इस बयान को किस तरह से देखें? देखिए, एक बात तो ये है कि मैं इन लोगों के बयान को सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। क्यों सीरियसली नहीं ले रहा हूँ? कि इनका जो बयान होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के असली सवाल को गुमराह करने के लिए होता है। आप ये प्रश्न पूछिए कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, इनका जवाब होगा नहीं बताएंगे। आप ये पूछिए कि लॉकडाउन के दौरान कितने श्रमिकों की मौत हुई, ये बोलेंगे नहीं बताएंगे। आप पूछिए कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा जमा हुआ, ये कहेंगे नहीं बताएंगे। आप पूछिए कि देश में बेरोजगार कितना है, इनका जवाब होगा नहीं बताएंगे। बात समझ रहे हैं? तो इनका पूरा का पूरा बयान जो है वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स को गुमराह करने का होता है, इसीलिए हम इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। जहाँ तक सवाल है प्रधानमंत्री जी के कहने का, प्रधानमंत्री हैं, मुँह है, बोलने में कोई टैक्स थोड़ी लगता है, जो मन हो सो बोलिए। लेकिन जो आप बोल रहे हैं उसकी हकीकत क्या है? हकीकत ये है, हमारे बिहार में कहावत है कि अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता है, हैं? चिराग जी जब इनके साथ हैं तब ये उनको नज़र नहीं आता है कि उनको युवराज कहें कि क्या कहें, ठीक है। लेकिन वो छोड़ करके कहीं और चले जाएं तो जो है ये बात उनको याद आ जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देश में चुनाव होता है तो 135 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल और उनका भविष्य तय होता है। बिहार में जब चुनाव हो रहा है तो 12 करोड़ लोगों का जो है मुस्तकबिल और भविष्य तय हो रहा है। तो 12 करोड़ बड़ा होगा कि 2 बड़ा होता है? इनका गणित खराब है, इनका गणित बिगड़ा हुआ है। और इनका गणित इसलिए बिगड़ गया है कि ये पॉलिटिक्स को मैथमेटिक्स समझ लिए हैं। अगर पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स होता तो सारी यूनिवर्सिटी में जो है पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट बंद कर दिया जाता, इसको मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाता। तो इनका गुणा गणित जो है ये शमशान और कब्रिस्तान से बाहर क्यों नहीं निकलता है? इसकी मूल वजह क्या है? अंग्रेज़ों के पक्के चेले हैं। अंग्रेज़ों ने इस देश पे डिवाइड एंड रूल करके अपना शासन चलाया है, 200 साल देश को गुलाम बना करके रखा। यही तरीका ये सीख लिए हैं, डिवाइड एंड रूल, डाइवर्ट एंड रूल। जो बेसिक क्वेश्चन है उसको डाइवर्ट कर दो, उसका जवाब नहीं दो। उत्तर प्रदेश में जो है हमने ये किया। आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना, दोनों घटक दल को ये जवाब देना चाहिए। नीतीश जी बोले कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं मिलेंगे। तो मिट्टी में ही मिल गए हैं आप, और भाजपा ही आपको मिट्टी में मिला रहा है। जेपी नड्डा जो है चिराग जला करके जो है नीतीश जी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, मिट्टी में वो मिला करके छोड़ेगी। और बीजेपी का इतिहास यही है, जिस डाल पे बैठती है उसी को काटती है। शिवसेना से जा करके कोई पूछ ले, कोई जा करके अकाली दल से पूछ ले, कोई जो है उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी पार्टियों से पूछ ले कि उनके साथ क्या किया है। ये बीजेपी का इतिहास है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है, क्या हुआ बिहार के विशेष राज्य का दर्जा का? दिल्ली में भी आपकी सरकार है, पटना में भी आपकी सरकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? और जो वादे आपने किए थे कि भाई डबल इंजन की सरकार है, विकास जो है एकदम चहुओर विकास होगा, तो कहाँ विकास है? विकास जो है सड़क के गड्ढे पे ठिठका हुआ पड़ा मिलेगा आपको, वो गांव की तरफ जा ही नहीं रहा है। गांव में ये नल और जल लेकर के गए थे, किसी भी नल से जल नहीं निकल रहा है, लोगों के आंख से आंसू निकल रहा है। आपको वो दृश्य याद करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी के अंदर भी यदि संवेदना है, सच में उनको लगता है कि बिहार के प्रति उनके मन में कोई भावना है, तो उनको पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए कि क्यों बिहार के लोगों को इसी देश के अंदर जो है प्रवासी कह दिया गया। अरे प्रवासी तो वो होता है ना जो देश से बाहर चला जाता है। अपने ही देश में हम प्रवासी हो गए। फैक्ट्री चलाएं हम, खेत में काम करें हम, सड़क बनाएं हम, बिल्डिंग बनाएं हम, ठेला रिक्शा चलाएं हम, और जब एक बीमारी आई तो हमको झोला ले करके जो है और अपना जो है बोरिया बिस्तर ले करके खदेड़ दिए। और यहाँ जब आए तो जो है सरकार कह रही थी कि हम घुसने नहीं देंगे। बताइए, अपने ही घर में आने नहीं देंगे आप। और जो आए लोग
यहाँ पे जब कोई रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं थी, वापस उनको जाना पड़ा। तो पलायन हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, रोजगार हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, शिक्षा हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। विकास सिर्फ वादों और जुमलों में नहीं, हम ज़मीन पे चाहते हैं कि विकास लागू हो। इसीलिए नेता को हम नहीं देख रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं इससे मतलब नहीं है, हम नीतियों पे प्रश्न कर रहे हैं, नीतियों से संबंधित प्रश्न उठा रहे हैं और इसका जवाब जो है सरकार के पास नहीं है। इसीलिए क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक टैक्टिस सीख लिया है कि हर चुनाव में लोगों के बुनियादी सवालों को गुमराह कर दो। प्रधानमंत्री आए बिहार, स्वागत है, जवाब दें कि उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद अगर समस्या समाप्त नहीं होगी तो जिस चौराहे पे बुलाएंगे हम आ जाएंगे। बताइए कौन सा चौराहा पे आना चाहते हैं? बिहार की जनता इंतजार कर रही है। इसके बावजूद जो बात आपने कही कि नैरेटिव आपने सेट किया, आपने डिस्कोर्स को चेंज किया, लेकिन जो असल चीज़ होती है कि नरेंद्र मोदी के साथ विश्वास करने वाला उनका बहुत बड़ा एक तबका है और इसीलिए शायद ये भी कहा जाता है कि अलग अलग राज्यों में नीतीश मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं या रघुवर तेरी खैर नहीं, अलग अलग राज्यों में। तो एक बड़ा सेक्शन है जो उनकी अपोजिट जो पार्टियां हैं उनको भी लगता है कि वो असर करेगा, इसलिए वो डायरेक्ट टारगेट करने से बच रही हैं ये पिछले दौर में, और ये कहीं कहीं भाजपा नेताओं की चिंता है। लेकिन मेरा जो सवाल है कि जब आप ये कह रहे हैं तो मोदी जी जो कह रहे हैं, आज जो बात कह रहे हैं वो उसका ठीक है, वो सही है, गलत है, उस पर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस होगा नैरेटिव की जो बात की, क्या नैरेटिव यहाँ से चेंज होगा आपको लगता है? देखिए, नैरेटिव चेंज होने का जहाँ तक सवाल है, हम समझते हैं कि नैरेटिव अपने पहले ही फेज में चेंज होना शुरू हो गया है। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पहले 10 लाख नौकरी के सवाल का मजाक उड़ाया गया, उसके बाद देखिए वो खुद कहने लगे कि हम 19 लाख देंगे। इसका मतलब मुद्दे को गुमराह करने की उनकी कोशिश जब नाकाम हुई, तब जो है उन्होंने कहा कि हम 19 लाख देंगे। और जब देखे कि इनका जो रेगुलर प्लेयर है, स्थानीय यह प्लेयर जो है वो जब नहीं सक्सेसफुल हो रहा है, तो दिल्ली से बोरो प्लेयर मंगाए हैं। ठीक है, अब प्रधानमंत्री बोरो प्लेयर के तौर पे आए हैं बिहार में और बोल रहे हैं कि भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है। भाई, किसको दिक्कत है? इस देश में किसी को भारत माता की जय बोलने से दिक्कत नहीं है, हर इंसान भारत माता की जय बोलता है, इससे तो समस्या नहीं है। दिक्कत किस बात से है? दिक्कत इस बात से है जब आप बिहार के लोगों के आत्मसम्मान के ऊपर चोट करते हैं। बिहार के लोगों को इसी देश में जब आप प्रवासी बोलते हैं, और आपने जब सरकार बनाई तो ये वादा किया कि हम माइग्रेशन के और पलायन के सवाल को हल करेंगे, इसको रोकेंगे। इस सवाल का जवाब दीजिए कि उसका क्या हुआ? क्यों पलायन जो है अभी तक बंद नहीं हुआ है? हमको शिक्षा के लिए बाहर जाना है, हमको रोजगार के लिए बाहर जाना है, हमको इलाज के लिए बाहर जाना है। यहाँ तक कि कोई न्यूली मैरिड कपल होगा ना, तो उसको घूमने के लिए भी बाहर ही जाना पड़ता है। क्यों भाई? यहाँ पर्यटन स्थल का विकास नहीं हो सकता है? बुद्ध को बुद्धत्व यहाँ प्राप्त हुआ, गुरु गोविंद सिंह यहाँ पैदा हुए, महावीर यहाँ पैदा हुए, तमाम तरीके के जन आंदोलनों की ये भूमि है, अलग अलग तरह का जो है यहाँ पे ज्योग्राफी है, इसकी डेमोग्राफी है। अब आप जो है, मैं आपको जगह बता रहा हूँ, आप फुलपरास के सामने से गुजरिए नेशनल हाईवे से, आपको हिमालय की चोटियाँ दिखाई देंगी। इतना बेहतरीन इसका डेमोग्राफी है। और लैंडस्केप देखिए आप जब घूम रहे होंगे सासाराम के इलाकों में, आपको जो है एकड़ का एकड़ जो है धान का खेत मिलेगा, उसकी हरियाली मिलेगी। क्या नहीं है बिहार के पास? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कि बिहार के लोगों को ठगा गया है और नेताओं ने ठगा है। आप पे भरोसा किया, आप ठग लिए। आपके खिलाफ जो बोल रहे थे उनके ऊपर भरोसा किया, उन्होंने ठग लिया। हम बिहार के युवाओं ने यही तय किया है कि ठगाएंगे नहीं, इनको जितना कोशिश करना है कर लेने दीजिए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ा लिए। अब हम यही प्रश्न पूछते हैं हर सभाओं में और हर रैलियों में कि 15 लाख रुपया किसी को आया है? सब कहता है नहीं। हम बोले अगर आया है तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर नहीं आया है तो सरकार बदलने के लिए वोट कीजिए। तवा पर रोटी भी अगर 15 मिनट छोड़ देंगे तो जल जाएगा। ये सरकार तो हम लोग 15 साल छोड़ दिए हैं। बदलाव होना चाहिए, और ये बदलाव के प्रति लोगों की जनभावना जो है वो मुझे लगता है कि वोट में भी कन्वर्ट होगा। मैं ऐसे ही हवा या अनावश्यक बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये अनुभव है कि जहाँ कहीं भी एक विकल्प दिखता है तो लोकसभा चुनाव की चाहे जो भी स्थिति रही हो, विधानसभा चुनाव में लोग बदलाव करते हैं। आप देख लीजिए, दिल्ली इसका उदाहरण है। और कई राज्यों में, ठीक है मोदी जी जीते हैं, लेकिन कई राज्यों में उनके होने के बावजूद
दनादन उनकी रैली करने के बावजूद जो है वो चुनाव हारे भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये अजय हैं, इनको हराया नहीं जा सकता है, हराया जा सकता है। आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण देख लीजिए, वो हारे कि नहीं हारे, वहाँ भी कई साल से सरकार था। आप राजस्थान देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए। अगर जो है ये जनमत की खरीद बिक्री नहीं किए होते तो मध्य प्रदेश का चुनाव भी ये हार गए थे। तो इनकी कोशिश तो लगातार जारी रहती है। सीधे जब जनता इनको नकार देती है तो ये रिजॉर्ट खेलना शुरू कर देते हैं, चोर दरवाजे से जो है सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात का एक्सपीरियंस भी बिहार के लोगों के पास है। नीतीश जी को बहुमत मिला था, भाजपा को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो भाजपा को जब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था तो फिर क्या हुआ, जनमत के साथ धोखेबाजी हुई। लोग बीजेपी को नहीं चुना यहाँ पे लोगों ने। तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जो बिहार के लोगों के दिमाग में है तो वो स्पष्ट बहुमत की तरफ भी जाने की एक कोशिश करेंगे, एक पहल करेंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आपने बात कही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब बुनियादी मुद्दों पे चर्चा हो रही है। तो ये बिहार होने की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर ये लगता है कि हमारा जो डेमोक्रेसी है उसमें एक चेंज हो रहा है, अच्छा चेंज हो रहा है, आने वाले दूसरे राज्यों के चुनाव में दिख सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी एक मांग लगातार थी कि 90 से पहले की जो पॉलिटिक्स है उसका जो डिस्कोर्स है उसमें एक बदलाव होना शुरू हो गया था। बिहार में ये इस बार हुआ है और मुझे लगता है कि देश से बाहर निकल करके अगर आप दुनिया की राजनीति की भी चर्चा करेंगे, जैसे अमेरिका में भी चुनाव हो रहा है, तो आप हर जगह देखेंगे कि बेसिक इशूज को लेकर के लोगों के अंदर एक नया तरह का नैरेटिव क्रिएट हुआ है और लोग उसके तरफ जो है आकर्षित हो रहे हैं, जिसको कहते हैं कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स का इमरजेंस जो है वो हो रहा है। और आप अगर लेफ़्ट की बात करेंगे तो लेफ़्ट का इतिहास यही रहा है कि हमेशा से इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करता है, क्योंकि इसका पॉलिटिक्स का जो आधार है वो सामाजिक समूह के आधार पे पॉलिटिक्स नहीं किया है, आर्थिक समूह के आधार पे पॉलिटिक्स किया है। लेकिन भारत जैसे देश में सामाजिक समूह के अस्तित्व को भी आप नकार नहीं सकते हैं। माने हम ये नहीं कह रहे हैं कि, मैंने शुरू में ही कहा कि आप पूरी तरह से इस बात को नहीं नकार सकते हैं, ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक सवाल है कि डेंगू का मच्छर जात पूछ करके नहीं काटता है, कोरोना जो है वो धर्म देख करके नहीं हो रहा है, हैं? ये भी एक सवाल है। तो ज्यों-ज्यों मानव सभ्यता नए नए तरह के संकटों से घिर रहा है, जैसे महंगाई, आप महंगाई को देख लीजिए तो जो लोअर इनकम ग्रुप है, चाहे वो किसी जाति का हो, तो सब पे उसका असर हो रहा है। जैसे आप बिहार में बात किए होंगे तो महिलाओं से जब आप बात करेंगे तो महिलाएं जो है स्पेशली इस पॉइंट को रेज करेगी कि महंगाई एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में देखिएगा कि लोग इसकी चर्चा ही नहीं करते हैं। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो धीरे धीरे इमर्ज कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि सर्विस बेस्ड, इशू बेस्ड, हैं, जिसमें इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन हो, एजुकेशन का भी क्वेश्चन हो, ओवरऑल जो हमारी सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड सवाल हों। इवन आप ये देखिए, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हर जगह आप बिहार घूम रहे हैं, आपको नेटवर्क ही नहीं मिल रहा होगा, नेटवर्क की भारी समस्या आपको झेलनी पड़ी हो। तो जो सर्विस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इकोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज हैं और जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं हमारे, उसको लेकर के उस पर आधारित राजनीति की शुरुआत हो रही है, वो इमर्ज कर रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या होगा बिहार में? देखिए, ये बात तो मैं एक राजनेता से नहीं पूछ रहा हूँ, एक पॉलिटिक्स को समझने वाले इंसान से। देखिए, क्या होगा ये स्पष्ट तौर पे कहना मुश्किल है। इसकी कहने के लिए तो हर कोई कह देगा कि जो है हम चुनाव जीत रहे हैं, ठीक है। किसी से भी पूछ लीजिए, मतलब रिजल्ट आ रहा है, मतलब सामने दिख रहा है, सीट पर रुझान आना शुरू हो गया है, तब भी प्रवक्ता जो है ढीठ की तरह बोलता रहेगा, नहीं शाम का इंतज़ार कीजिए, हम बहुमत जरूर प्राप्त करेंगे। तो मैं वैसी बात नहीं करूँगा और उसकी मूल वजह ये है कि एक बड़ी आबादी जो है वोटर की, वो बिल्कुल साइलेंट है, वो कुछ बोल नहीं रहा है। जैसे मैं करीब इस विधानसभा चुनाव के कई बूथों पे घूम करके देखा हूँ, एकदम शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, मतदाता कॉन्शियस हैं, जिसको जहाँ वोट देना है वो डिसाइडेड है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को इस्टेब्लिश करने की कोशिश किए हैं,
उसका एक अपील भी लोगों में है। अगर ट्रेडिशनल वोटिंग का जो पैटर्न है वो अगर ब्रेक हो गया होगा तो महागठबंधन को बहुमत मिल जाएगा। अगर वो ब्रेक नहीं हुआ होगा तब कहना मुश्किल है। ये मेरा अपना एक अनुमान है बिहार की राजनीति को लेकर के। हालांकि ज़्यादा इम्पेशेंट होने का ज़रूरत नहीं है। कौन सा हम लोग जो है सट्टा लगा रहे हैं और कौन सा हम लोग जो है सट्टा को प्रमोट करने वाले लोग हैं। तो आज जो है तारीख हो गया 3, 7 दिन और है। तो इतना जो है ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल इसके फेड़ा में पड़ने का क्या ज़रूरत है। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल से तो सरकार बनता नहीं है। सरकार तो जो है रियल पोल से बनता है। 2 फेज का इलेक्शन हो गया है, 1 फेज और बनेगा और 3 दिन में जो है रिजल्ट आ जाएगा। इतना बेसब्र होने का क्या ज़रूरत है और क्यों भविष्यवाणी करनी है। जनता अपना भविष्य खुद तय करेगी। हमने उनको एक विकल्प देने की कोशिश की है। हमने मुद्दा आधारित राजनीति को बिहार में करने का एक प्रॉमिस दिखाया है। हम प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, ठीक है, और अपने मुद्दों के प्रति कमिटेड लग रहे हैं। जनता को लगेगा कि नहीं अभी ये चाहिए तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसको लगेगा कि नहीं थोड़ा दिन और इंतजार करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो लगातार राजनीति भी एक गतिशील चीज़ होती है। हम चुनाव 2019 में हार गए थे तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमारा पॉलिटिक्स हार गया था। हमारा पॉलिटिक्स आगे बढ़ा है। आप बेगूसराय में घूम करके देखिए, भाजपा का लोग भी जो है मांगना शुरू किया है कि दिनकर विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो अरे भाई तुम्हारी सरकार 15 साल से है बिहार में, बनवा देते यूनिवर्सिटी। तो अपने कोर्ट में आपको लाना पड़ेगा। उनके कोर्ट में जाकर के आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपकी पॉलिटिक्स पीछे जाएगी। उनको अपने कोर्ट में लेकर के आइए ना। 10 लाख का बात किए तब न वो 19 लाख का बात किए, और 19 लाख का जब वो बात किए तब न लोगों को याद आया कि अरे ये यही लोग हैं जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे। तो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और जनता बहुत समझदार है। कोई लोगों को लगता है कि वोटर समझदार नहीं होता है, वो खुद बेवकूफ़ हैं जिनको ये लगता है। जनता नेता से ज़्यादा समझदार है। तो उनको किस समय क्या राजनीति चुननी है ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। वो अगर हमारी पॉलिटिक्स को चुन लेगी, और बिहार की जनता आपको बताते हैं देती है ना तो एकदम मन भर देती है। जैसे कहते हैं छप्पड़ फाड़ करके देना है। तो अगर वो मूड बना लेगी, इमोशन बदलाव की तरफ है, और वोट अगर मूव कर जाएगा, जातीय संरचना को तोड़ करके अगर वोट मूव कर जाएगा तो स्पष्ट बहुमत होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए आपकी बात को मान लेते हैं, लेकिन जो बिहार की समस्याएं हैं, ठीक है कि 30 साल में अलग अलग तरह से बदलाव हुए हैं जैसे बाकी जगहों पे हुए हैं। आपकी जो सरकार आएगी, अगर आती है तो क्या कुछ नया देंगे? ठीक है आप 10 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन 10 लाख नौकरियों से बिहार का कुछ नहीं होने वाला है। और भी पॉलिसी के लेवल पे आपका विज़न क्या है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये एक बड़ा मसला रहेगा। देखिए, आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं ना, ये आपके एग्जिस्टेंस से रिलेटेड सवाल है कि एक होती है एस्टेब्लिश मीडिया, एक होती है अल्टरनेटिव मीडिया। और अल्टरनेटिव मीडिया जो है इस एस्टेब्लिश मीडिया की मोनोपोली में अपना जगह कैसे बनाया है, जहां वो नहीं पहुंचते हैं वहां पहुंच करके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस सवाल का जवाब नहीं है। सवाल यह है कि आपके पास विजन है कि नहीं है। चूँकि हम बिहार में पैदा हुए हैं, आसमान से नहीं उतरे हैं, हेलीकॉप्टर पे नहीं घूमते हैं, हम ज़मीन पे घूमते हैं। और हमको पता है कि कौन से सड़क में कितना गड्ढा है, हमको पता है सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। तो वीकनेस पता है तो हमको यहाँ का स्ट्रेंथ भी पता है। इस पर कोई लंबा चौड़ा बात नहीं, हम बहुत साधारण तरीके से इसका जवाब आपको दे देते हैं। बिहार के पास अवेलेबल रिसोर्स क्या है? उपजाऊ भूमि और ह्यूमन रिसोर्स, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अवेलेबल रिसोर्स को एक्सप्लोर करते हैं और उसका मैनेजमेंट करते हैं तो अपने आप ये जो सवाल है उसका जवाब आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर हम पटना दिल्ली में जा कर के पीवीआर में बैठ करके पॉपकॉर्न खाते हैं और वो पॉपकॉर्न जो है बन करके आ रहा है मान लीजिए हैदराबाद से, तो क्या बेगूसराय और खगड़िया में पैदा होने वाले मक्का का प्रोसेसिंग करके हम पूरी दुनिया को पॉपकॉर्न नहीं खिला सकते हैं? तो अवेलेबल रिसोर्स जो है उसको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट कैसे मैनेजमेंट होगा? कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, तो कोटा में कोचिंग क्यों चलेगा? कौन सा कोटा लंदन है? अरे जैसा मुजफ्फरपुर है, जैसा बेगूसराय वैसा कोटा है, तो वो यहाँ भी हो सकता है। और तीसरी बात कि हम इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हैं मान लीजिए ग्वालियर, झांसी, मध्य प्रदेश का भोपाल,
या आप राजस्थान या हैदराबाद या बेंगलोर, क्यों? यहीं के इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक करें और गुड़गांव नौकरी खोजने ना जाएं। यहीं जो है भागलपुर में बिजली हो जाए, इंटरनेट हो जाए, तो आप गुड़गांव में बैठ करके न्यूयॉर्क का काम कर रहे हैं तो भागलपुर में बैठ करके भी न्यूयॉर्क का काम कर सकते हैं। और इसमें देखिए बहुत इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत नहीं है। जो कंपनी माने पढ़ाने के लिए यहाँ से लोगों को माइग्रेट करवाती है दूसरे राज्य में, तो उस ह्यूमन रिसोर्स को भी माइग्रेट करने का ज़रूरत नहीं है। फिर जब वो लेबर तैयार हो जाता है, स्किल्ड लेबर हैं, तो उसको फिर माइग्रेट करा करके लाते हैं गुड़गांव। और बड़े शहरों में, मेगा सिटीज़ में देख लीजिए आप किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो उसका डिसेंट्रलाइजेशन, अर्बनाइजेशन के प्रोसेस का डिसेंट्रलाइजेशन कीजिए कि मेगा सिटीज़ में जो है फिर अननेसेसरी लोड भी नहीं होगा। और छोटे छोटे शहरों में सर्विस बेस्ड जो है ह्यूमन रिसोर्स के आधार पे उसका मैनेजमेंट करके एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया जा सकता है। और ये ऐसी बात नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आती है, उनको समझ में आता है। लेकिन जब तक ह्यूमन लेबर चीप नहीं होगा तो उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता है, उसका शोषण नहीं हो सकता है। इसीलिए आप देखिए कि जितना भी पिछड़ा इलाका है, बड़े पैमाने पे वहाँ से मज़दूरों को निकाला जाता है ताकि लेबर मार्केट की लिक्विडिटी बना रहे और मज़दूरों का शोषण किया जा सके। हमारे ही ज़िले में कॉलेज होगा तो पढ़ाई नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं ना मैनेजमेंट को कि पढ़ाओ, तुम फीस लिए हो। हम पैसा लेकर के 5 लाख 10 लाख फीस दे करके पढ़ने के लिए बेंगलोर चले गए हैं, तो वहाँ हिम्मत है कि हम मैनेजमेंट को बोल पाएंगे? और ठीक से हमको पढ़ाया नहीं तो क्या स्किल डेवलप होगा? फिर डिग्री हम लिए, डिग्री लेकर के नौकरी करने के लिए भी दूसरे राज्य में चले गए, तो मेहनत भी कर रहे हैं, पसीना भी बहा रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं और अपमानित भी हो रहे हैं। सिर्फ 2 चीज़ का काम अगर कर दिया जाए, अवेलेबल रिसोर्स को एक्सप्लोर करना और ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, बिहार की समस्या हल हो जाएगी। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी बड़े और डेवलप राज्य का चीफ सेक्रेटरी का नाम पता कर लीजिए, आपको बिहारी मिलेगा। गुजरात, महाराष्ट्र, इधर उधर घूम करके देख लीजिए। तो वो लोग अगर वहाँ जा कर के पॉलिसी मेकिंग का काम कर सकते हैं, अगर उनको यहाँ पॉलिसी फ्रेमवर्क में इंडक्ट किया जाए तो यहाँ भी आकर के काम कर सकते हैं। देखिए, हम अन्य वजहों से आज राजनीति का हिस्सा हो गए हैं, नहीं तो हम भी तो नहीं होते ना यहाँ। और ये जो हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स दे रहे हैं, ये हम एकेडमिकली दे रहे होते, पॉलिटिकली तो नहीं दे रहे होते। तो अपने एक्सपीरियंस से ही हमने ये सीखा है। और आप अपनी एक्सपीरियंस को सीखें, कहते हैं ना देयर इज़ नथिंग बिफोर एक्सपीरियंस, तो आपको समस्या का हल भी मिल जाएगा। हम लोग कोई हवा में उतरे हुए, हवा से आए हुए व्यक्ति नहीं हैं, ज़मीन पर रहे हैं और छोटी छोटी समस्याओं को खुद झेले हैं। गरीबी किताब में नहीं पढ़े हैं, खुद उसको झेले हैं, तो जानते हैं कि उसका निदान भी हो सकता है। और हम लोग कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी पार्टी है वो एक गठबंधन का हिस्सा है। जो बात कन्हैया कुमार समझ रहे हैं, क्या तेजस्वी उस चीज़ को समझेंगे, या आपकी कोई इस पे जब पहले ये फॉर्मेशन हुआ तो उस वक्त कोई चर्चा हुई इस पर? देखिए, अभी जब चुनाव हो रहा है, इससे पहले हम 38 जिला में यात्रा किए थे। हर ज़िले में जा कर के हमने इन्हीं सवालों को उठाया था। और आज जब महागठबंधन हुआ है तो उसी पॉलिटिकल डिस्कोर्स के आधार पे हुआ है। आप संकल्प पत्र को उठा करके देख लीजिए, वो संकल्प पत्र महागठबंधन का संकल्प पत्र है। तो जो संकल्प लेकर के आप जनता से वोट मांग रहे हैं, वो संकल्प को तो आपको पूरा करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो वही सवाल आपके ऊपर भी उठेगा जो सवाल मोदी जी से पूछा जा रहा है। जैसे हम अपनी रैलियों में पूछते हैं कि जो है 15 लाख रुपया मिला, लोग कहते हैं ना। तो अगर हम नहीं पूरा करेंगे तो फिर वही सवाल जो है जनता से पूछा जाएगा कि 10 लाख रोजगार मिला। तो प्रॉमिसिंग हम हैं, लग रहे हैं, वो प्रॉमिस को हमको डिलीवर भी करना पड़ेगा। और हमने अलायंस जो है वो सिर्फ पार्टी से तो की नहीं है, हमने मुद्दों के आधार पर अलायंस किया है। नेता का चेहरा इम्पोर्टेंट नहीं है, नीति इम्पोर्टेंट है। तो उन नीतियों के आधार पे चीज़ें लागू हों, और अगर लागू नहीं होगी, हाइपोथेटिकली आप ये सवाल पूछ रहे हैं, हम तो कहते हैं कि लागू होगा। लेफ्ट का किसी अलायंस के साथ जब जुड़ाव होता है तो जो सबसे पहले चीज़ आती है वो है क्रेडिबिलिटी। और वो क्रेडिबिलिटी लेफ्ट का किसी भी पार्टी के साथ जुड़ जाने से उसके साथ जुड़ जाता है। तो अगर नहीं होगा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो अंदर भी लड़ेंगे, बाहर भी लड़ेंगे अपने हक और अधिकार के लिए। जब हम चुनाव भी अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए लड़ते हैं, तो हार जाएं या जीत जाएं, उस पॉलिटिक्स को तो हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। और हमारा पॉलिटिक्स ये है कि बिहार बहुत अपमानित हो चुका है,
बिहार को लेकर के तमाम तरीके की जो है वादा खिलाफी हुए हैं। बिहार के 12 करोड़ लोगों का भविष्य सुनहरा हो और बेहतर हो, उसके प्रति हमारा कमिटमेंट है। सरकार बनाएं तब भी, सरकार में शामिल हों तब भी, सरकार ना बने तब भी, ये लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। अच्छा, एक चीज़ कि इलेक्शन को लेकर के बड़ा सवाल है कि आप लोगों ने नौकरियों की खूब बात की, लेकिन उसमें कहीं किसान जो कि बड़ा सेक्शन है बिहार का, उस पर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। जैसे जो आपका धान खरीदी का जो सिस्टम है सिर्फ 20 लाख टन के आसपास है, जबकि मुझको लगता है कि उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा। और जो किसानों को पैसे मिल रहे हैं वो सिर्फ 1000, कुछ किसानों से मैंने बातचीत की, 1000-1100 रुपये में उनको बेचना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल बॉडी बनाई हुई है उसमें करप्शन है। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं, और जब ये किसान बिल आया था तो हमने स्पेशली बिहार का उदाहरण दिया था कि एपीएमसी को बिहार में बहुत पहले समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एपीएमसी बिहार में था ही नहीं, किसान बिल तो अभी आया है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि एपीएमसी ख़त्म हो जाने से, बिचौलिए समाप्त हो जाने से किसानों को लाभ होगा, ये झूठ है। और हम बिहार का ही उदाहरण दे रहे थे कि बिहार में एपीएमसी समाप्त कर दिया गया, लेकिन किसानों को इसको कोई लाभ नहीं मिला। ये बात ठीक है कि यहाँ पे हम लोग उसको बाजार समिति बोलते थे, मंडी बोलते थे, तो बाजार समिति समाप्त हो गया, लेकिन बाजार समिति के अंदर जो करप्शन था, उस करप्शन को रोकने के नाम पे पूरा का पूरा एमएसपी के सिस्टम को ही समाप्त कर दिया गया। उसका सीधा नुकसान किसान को उठाना पड़ता है। इसका सबसे मतलब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बिहार से है, और बिहार का उदाहरण दे करके ही हम लोग पंजाब और हरियाणा के किसानों से जब बात कर रहे थे तो उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये छलावा है, ये धोखा है। आप देख लीजिए कि बिहार में एपीएमसी समाप्त हो गया है और किसान को एमएसपी नहीं मिलता है। आप सिर्फ इतना करवा लीजिए, तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हम किसान के हित में कर रहे हैं, सब कुछ किसान के पक्ष में कर रहे हैं, तो गुजारिश कीजिए माननीय प्रधानमंत्री से कि यही एक लाइन वो लिख दें बिल में कि अगर एमएसपी से कम पे खरीद होगी तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। एक लाइन लिख दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। और एमएसपी से ज़्यादा अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा धोखा है। और बिहार में जब आप घूम रहे होंगे तो आपको ये बात पता चला होगा कि एपीएमसी समाप्त हो जाने से किसान को कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि नुकसान होता है। ज़्यादा नुकसान हो रहा है। चलिए कुछ लेफ्ट की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से हमको इजाज़त दीजिए, थोड़ा एक सवाल बस मैं आपसे पूछना चाहूँगा। लेफ्ट की पॉलिटिक्स क्या थोड़ी सी शिफ्ट हुई है आपके साथ? क्योंकि पहले विचारधारा होती थी, अब चेहरे पे भी बात होने लगी है, ऐसा लोग कह रहे हैं। नहीं, हम तो आपके इंटरव्यू में ये बात पहले ही खारिज कर चुके हैं। ना हम लोग व्यक्तिवादी राजनीति करते हैं, ना चेहरे की राजनीति करते हैं। हमारी राजनीति विचारधारा पे आधारित है, और यह बात ठीक है कि व्यक्ति उस विचारधारा को आगे ले जाने का एक वाहक होता है, वो निमित्त मात्र है, कहते हैं ना, वो बस कारण है और कुछ नहीं है। राजनीति हमेशा विचारधारा पर ही आधारित होनी चाहिए, और हमारी समझ ये बिल्कुल साफ़ है। व्यक्ति क्या है, आते हैं जाते हैं, व्यक्ति को आप मार सकते हैं, व्यक्ति को आप ख़त्म कर सकते हैं, विचार ही जिंदा रहता है, विचार ही आगे बढ़ता है, विचार ही शाश्वत है। इसलिए हमारी राजनीति जो है वो चेहरे पर आधारित नहीं है, आज भी विचारधारा पर ही आधारित है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए। सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन चूँकि आपकी अपनी व्यस्तता है, हम फिर कभी बातचीत करेंगे लंबी। बहरहाल, ये थे डॉक्टर कन्हैया कुमार, जो बता रहे थे कि बिहार में दरअसल क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, और अगर एक बात उन्होंने कही कि उनकी सरकार आती है महागठबंधन की, तो किस तरीके से वो बिहार को तरक्की के रास्ते पर उनकी सरकार ले जाएगी। बहरहाल, इस चर्चा में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।